पीएम मोदी अपनी 5 देशों की 5 दिवसीय यात्रा के अंतिम दौर में इटली पहुंच गए हैं। पीएम मोदी की आज इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, औद्योगिक सहयोग, सह विकास, सह उत्पादन और समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेष चर्चा होगी। साथ ही कई अहम समझौतों पर भी दस्तखत होने की संभावना है। पीएम मोदी इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से भी मिलेंगे। नॉर्वे की सफल यात्रा के बाद रोम पहुंचे पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर इटली में भारत की राजदूत वाणी सराजू राव भी मौजूद थी। रोम में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का होटल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। भारी तादाद में तिरंगा लेकर भारतीय होटल में पहुंचे थे। पूरा होटल जय श्री राम और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। पीएम मोदी ने भी गर्मजोशी से लोगों से मुलाकात की, लोगों से हाथ मिलाया और बच्चों को ऑटोग्राफ भी दिया। इस दौरान भारतीय और इटली के कलाकारों ने पारंपरिक डांस और क्लासिकल म्यूजिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका पीएम मोदी ने भरपूर लुत्फ उठाया और उनकी हौसला अफजाई भी की। इटली पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने नॉर्वे में इंडिया नॉर्डिक समिट को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि नॉर्वे और भारत के संबंध पिछले कुछ सालों में और मजबूत हुए हैं, जिसके चलते नॉर्वे ने भारत में निवेश को 200% तक बढ़ा दिया है, जिसके चलते पिछले 10 सालों में ही हमारा ट्रेड करीब 4 गुना तक बढ़ गया है। आगे पीएम मोदी ने कहा कि भारत विश्व में शांति के पक्ष में है और इस समय कई जगहों पर जंग चल रही है, जिससे उथल पुथल मची हुई है। भारत का स्टैंड है कि बातचीत के माध्यम से मुद्दों को सुलझाया जाए। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा फैसला लिया है। देश की सुरक्षा के लिए संवेदनशील माने जाने वाले चिकन नेक कॉरिडोर में करीब 120 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आमतौर पर चिकन नेक कहा जाता है, वो देश के मुख्य हिस्से को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाला बेहद संकरा गलियारा है। ये इलाका रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि इसके आसपास बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की सीमाएं स्थित हैं, जबकि चीन सीमा की दूरी भी वहां से कम है। शुभेंदु सरकार ने पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण नीति में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने कुल ओबीसी आरक्षण को 17% से घटाकर 7% कर दिया है। साथ ही मुस्लिम समुदायों को दिए जा रहे ओबीसी लाभ को समाप्त करने का फैसला लिया है। पहले ओबीसी कैटेगरी ए में 10% और ओबीसी कैटेगरी बी में 7% आरक्षण मिलता था। अब सिर्फ 7% आरक्षण ही लागू रहेगा। अब बंगाल में कुल 66 जातियां या समुदाय ही ओबीसी आरक्षण के दायरे में आएंगे। इन्हीं सरकारी नौकरियों और अन्य सरकारी पदों पर 7% आरक्षण का लाभ मिलेगा। कोलकाता नगर निगम टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर जल्द बुलडोजर चला सकता है। नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 2 संपत्तियों, जिनमें उनका शांति निकेतन का आवास भी शामिल है, उस पर कथित अवैध निर्माण को तोड़ने का नोटिस जारी किया है। नोटिस के मुताबिक इमारतों के कुछ हिस्से स्वीकृत योजना से बाहर बनाए गए हैं, जो नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है, और इसीलिए निर्देश दिया गया है कि 7 दिनों के अंदर अवैध हिस्सों को खुद ध्वस्त कर दें या कार्रवाई न करने की वजह बताएं। ऐसा नहीं करने पर निगम तोड़फोड़ की कार्रवाई करेगा और लागत मालिक से ही वसूलेगा। पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में बुलडोजर एक्शन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। यहां त्रिवेणी चौराहे पर स्थित तृणमूल युवा कांग्रेस कार्यालय पर बुलडोजर चला है। इस कार्रवाई से टीएमसी नेताओं में भारी नाराजगी है। पार्टी नेताओं का सीधा आरोप है कि चुनाव के बाद चलते ही बदले ही की भावना से उनके कार्यालयों को निशाना बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की कुल्टी से रेलवे की जमीन पर प्रशासन ने अचानक बुलडोजर चला दिया है। इस बड़ी कार्रवाई के कारण करीब 400 से ज्यादा परिवार पूरी तरह से बेघर हो गए हैं। भीषण गर्मी के बीच अचानक घर तोड़े जाने से पीड़ित परिवारों के सामने रहने और खाने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। घटना के बाद कांग्रेस नेता रवि यादव ने मौके पर पहुंचकर इस कार्रवाई की निंदा की और पुनर्वास की मांग उठाई है। ममता बनर्जी ने टीएमसी विधायकों के साथ अपने कालीघाट के आवास पर बैठक की। ममता ने शुभेंदु अधिकारी पर अटैक किया। ममता ने कहा कि बंगाल में कई मुख्यमंत्री हुए, लेकिन कैमरे पर रिश्वत लेने वाला पहली बार मुख्यमंत्री बना है। ममता ने आगे कहा कि बंगाल में बुलडोजर चलाकर लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, साथ ही अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। ममता ने कहा कि जल्द ही वो केंद्र से बीजेपी की सरकार का सफाया कर देंगी। फलता विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान के मैदान छोड़ने पर सियासत गर्म है। जब सीएम शुभेंदु अधिकारी फलता में रोड शो निकाल रहे थे, उसी दौरान जहांगीर खान ने ऐलान किया कि वो फलता से चुनाव नहीं लड़ेंगे, और इस पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पुष्पा ने सरेंडर कर दिया। तृणमूल कांग्रेस फिनिश। दरअसल जहांगीर खान ने कैंपेन के दौरान कहा था कि वो बीजेपी से डरने वाला नहीं है। फलता विधानसभा सीट पर गुरुवार को वोटिंग होगी।
फलता सीट से जहांगीर खान के नामांकन वापस लेने को तृणमूल ने उनका निजी फैसला बताया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि ये पार्टी का फैसला नहीं है। इतनी ज्यादती के बावजूद हमारे कार्यकर्ता नहीं डिगे, लेकिन कुछ लोग दबाव के आगे झुक गए और मैदान से हटने का विकल्प चुना। हम इसकी निंदा करते हैं। बांग्ला विरोधी बीजेपी के खिलाफ हमारी लड़ाई बंगाल और दिल्ली में जारी रहेगी। नीट पेपर लीक मामले की जांच तेजी से जारी है। सीबीआई अब लातूर के एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को शक है कि डॉक्टर का संपर्क गिरफ्तार आरोपी शिवराज मोटेगांवकर से था। जांच एजेंसी को यह भी संदेह है कि पेपर लीक मामले के कई तार लातूर से जुड़े हो सकते हैं। सीबीआई इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या डॉक्टर ने पेपर खरीदा था। मोटेगांवकर की गिरफ्तारी के बाद लातूर में कई लोगों से पूछताछ का दायरा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज एक दिन की यात्रा पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचेंगे और इस दौरान वो गौरीगंज में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे और ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक की कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राहुल पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिवंगत योगेंद्र मिश्र के आवास पर जाकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। संजय गांधी अस्पताल के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज आरक्षण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में हैं और अखिलेश का आरोप है कि बीजेपी पिछड़े दलित वंचितों की नौकरियों में आरक्षण का घोटाला कर रही है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी अभियान चलाने जा रही है और सड़कों पर नमाज न पढ़ने के सीएम योगी के बयान पर भी अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, संविधान सबको बराबर अधिकार देता है। अखिलेश ने कहा कि यूपी में सब काम सड़कों पर ही होते हैं, ऐसे में भेदभाव की बात ठीक नहीं है। यूपी के सहारनपुर में मंगलवार को सदर बाजार थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन थाने में धरने पर बैठ गई। पुलिस अधिकारियों के साथ जोरदार बहस के बाद दौरान इकरा हसन ने कहा कि मुझे गोली मार दो, फांसी पर चढ़ा दो, इससे ज्यादा क्या कर लोगे। इकरा हसन मोनू कश्यप हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी से मिलने पहुंची थी, जहां उनकी पुलिस अधिकारियों के साथ बहस हुई। इकरा ने आरोप लगाया कि उन्हें 10 मिनट तक महिला थाने में हिरासत में रखा गया। दिल्ली के वेलकम इलाके में अमान नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच कर रही है। अमान के पिता मोहम्मद तस्लीम के मुताबिक आपसी रंजिश में यह हत्या की गई। मोहम्मद तस्लीम ने फैजान उर्फ फजी नाम के एक शख्स की मां और भाई सलमान पर अमान की हत्या करवाने का आरोप लगाया। मोहम्मद तस्लीम के मुताबिक फजी की 24 जनवरी को हत्या की गई थी, जिसके बाद उसकी मां ने अमान को मारने की धमकी दी थी। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। सीबीआई ने हत्या मामले में 5वें आरोपी विनय राय को वाराणसी की पुलिस लाइन से गिरफ्तार किया है। गाजीपुर का रहने वाला कोयला कारोबारी विनय राय हत्या की साजिश रचने वालों में शामिल था। सीबीआई की टीम विनय राय को ट्रांजिट रिमांड पर बंगाल ला रही है। गुजरात के गांधीनगर में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने 226 करोड़ के अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है और टेरर फंडिंग, डार्क वेब और नार्कोटिक्स से जुड़े मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जांच में सामने आया कि ये सिंडिकेट डार्क वेब पर नार्कोटिक्स की सप्लाई, मनी लॉन्ड्रिंग और अंतर्राष्ट्रीय टेरर संगठनों की फंडिंग में शामिल था। यूपी के फिरोजाबाद से फिल्मी स्टाइल में गुंडागर्दी का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। नगला गेहूं गांव में राम सेवक यादव नाम के युवक ने अपने साथियों के साथ जमकर उत्पात मचाया। दहशत फैलाने के लिए आरोपी तमंचा हाथ में लेकर लहराते हुए दौड़ा और कई लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस लाइव वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है। केरल के कोल्लम से एक हैरान करने वाले हादसे की खबर सामने आई, जहां एक तेज रफ्तार बस का चलती राह में अचानक टायर निकल गया। टायर निकलते ही बस पूरी तरह से अनियंत्रित हो गई। हादसे के वक्त बस में कई यात्री सवार थे, जिनमें से कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं। गनीमत ये रही कि इस भयावह और भयानक दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दिल्ली में बीच सड़क पर एक कार में भीषण आग लग गई और कार धू धू कर जलती हुई नजर आई। मेहरौली बदरपुर रोड पर लाडू सराय के पास एक चलती कार में भीषण आग लग गई। कार में आगे आग लगने के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया और इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, जिसके बाद प्रशासन ने सड़क पर ट्रैफिक बहाल कराया। दिल्ली और यूपी समेत मध्य प्रदेश और मध्य और उत्तर भारत में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। झुलसा देने वाली गर्मी लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। मंगलवार को दिल्ली के कई इलाकों में पारा 46 डिग्री के पार चला गया।
जिससे बाहर काम करने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो वहीं दिल्ली में गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की डिमांड भी बढ़ गई। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को अधिकतम मांग रिकॉर्ड 7,776 मेगावाट तक पहुंच गई। ये इस गर्मी के मौसम में अब तक की सबसे ज्यादा मांग है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने और लू चलने की चेतावनी भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब हफ्ते में 2 दिन सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली सरकार और एमसीडी कर्मचारियों के लिए 2 दिन का वर्क फ्रॉम होम लागू करने का फैसला हुआ है और इसके तहत कर्मचारी बुधवार और शनिवार को घर से काम कर सकेंगे। सरकार का ये फैसला आज से लागू होगा। तो वहीं सीएम रेखा गुप्ता आज अपने घर पर सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। प्राइवेट सेक्टर को भी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी दी गई है। ई फार्मेसी के विरोध में दवा व्यापारियों ने आज देश भर में हड़ताल का ऐलान किया है। ऐसे में कई जगहों पर मेडिकल स्टोर बंद कर सकते हैं और दवाइयां मिलने में दिक्कत हो सकती है। 12 लाख से ज्यादा केमिस्ट और दवा वितरक दवाओं की अनियंत्रित ऑनलाइन बिक्री और ई फार्मेसियों की तरफ से दी जाने वाली भारी छूट के विरोध में है ये हड़ताल कर रहे हैं। हालांकि हॉस्पिटल आधारित मेडिकल स्टोर और जनऔषधि केंद्र खुले रहेंगे। लखनऊ में जेठ के बड़े मंगल की धूम है। हर तरफ बजरंगबली के भंडारे सजे हैं और इसी खास मौके पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी हजरतगंज पहुंचे। प्रेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस भंडारे में उन्होंने सबसे पहले संकटमोचन हनुमान जी को माला पहनाई और उनका आशीर्वाद लिया। अखिलेश यादव ने न सिर्फ खुद प्रसाद ग्रहण किया बल्कि वहां मौजूद आम जनता को अपने हाथों से भंडारा भी बांटा। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर बैटिंग करने उतरी लखनऊ ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान ने 19.1 ओवर में 3 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। राजस्थान के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार है। राजस्थान की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 38 गेंदों में 93 रन की धुआंधार पारी खेली। ध्रुव जुरैल ने नाबाद 53 रन बनाए। तो वहीं लखनऊ के लिए मिचेल मार्श ने 57 गेंदों में 96 रन बनाए।